Okay, students. So the topic today that we are going to study is religious thinkers revivalist movement. Now, a very important question, and this is a very important examination question as well. It can come for 7 marks in your examination. So basically, when we talk about the topic of religious thinkers or the revivalist movement, we have three major revivalist leaders to study in this topic. The first is Shah Waliullah. The second, and a very foremost revivalist leader, inspired by the actions of Shah Waliullah, is Sayyid Ahmad Shahid Barelvi. And lastly, we have Haji Shariatullah. So these are the three reformers that came in the Indian subcontinent or that revived Islam in the Indian subcontinent. Now, a very important question that should arise in our mind is, why was there a need to revive Islam in the subcontinent? एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन जो एग्जामिनर के दिमाग में भी आता है और इसीलिए एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए पूछ सकता है. सो नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल. तो हम क्वेश्चन भी देखेंगे और क्वेश्चन को पॉइंट्स भी देखेंगे और साथ साथ इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है हम इस चीज़ को भी इस क्वेश्चन के थ्रू एनालाइज करेंगे. सो जब भी आपके पास कोई 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिस तरीके से अभी हमने आपके सामने पेश किया कि वाई वॉज देयर अ नीड टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को लिखना कैसे. तो कोई भी 7 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास जब लिखा जाता है तो सबसे पहले हमारे पास लिखी जाती है एक ओपनिंग स्टेटमेंट, अ 1 लाइन ओपनिंग स्टेटमेंट कि देयर वर मेनी रीजंस टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. सिंपलिस्टिक ओपनिंग स्टेटमेंट. एंड देन देयर वुड बी 3 पैराग्राफ्स, ईच 7 मार्क क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 में आए, क्वेश्चन नंबर 2 में आए, 3, 4, 5, जहां पे भी हमारे पास 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में, सो वी सी कि हमारे पास वो क्वेश्चन 3 पैराग्राफ्स में आंसर होगा. Each paragraph would be of 6 to 8 lines, depending on your writing size. किसी की font size writing की बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है. So therefore around 6 to 8 lines का हर पैराग्राफ होगा आपका. अब आते हैं क्वेश्चन के पॉइंट्स के ऊपर. सो हमारे पास जो पहले रिफॉर्मर हैं वो हैं शाह वलीउल्लाह. लेकिन जिस तरह हमने कहा उनके वर्क्स, उनकी सिग्निफिकेंस, उनके बिलीव्स को एनालाइज करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाई वाज देयर अ नीड टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आई? तो सबसे पहली वजह ये थी बिकॉज ऑफ अकबर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दीन इलाही बाय अकबर. सो व्हाट वाज दीन इलाही? दीन इलाही एक मज़हब था, एक सोच थी जो अकबर के दिमाग में आई थी. अकबर एक ऐसा बादशाह था जो चाहता था कि तमाम के तमाम जो मुख्तलिफ फ़िक्र और दीन और रिलीजन्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उन सब का मिलाप करके एक ऐसा दीन उसने बना दिया, एक ऐसा मज़हब उसने बना दिया जिसमें उसके लिहाज से तमाम के तमाम रिलीजन्स, चाहे उसमें इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, जुडिज़म हो, जुइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जितने भी मज़ाहिब थे उन सब की जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उन सबको उसके नज़दीक कलेक्ट करके उसने एक अपने दिमाग से, अपनी फ़िक्र से एक मज़हब बना दिया जिसमें उसके सामने सजदा करना भी जायज़ था. अब अपने मरने से पहले तो अकबर खुद इस्लाम पर आ गया, लेकिन अब आप सोचें कि एक चीज़ जो कि टॉप से पेनिट्रेट करी, आज कोई गवर्नमेंट हुक्म देगी, हमें शायद ना पसंद हो, जिस तरीके से आज पेट्रोल प्राइसेस राइज कर जाती हैं, हम खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. लेकिन जाहिर सी बात है जब पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं तो हम महंगे दामों में भी पेट्रोल खरीदते हैं ना. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक चीज़ का हुक्म नाफिज कर दिया. तो उस ज़माने में भी ऐसी चीज़ ही हुई थी कि जब आपके पास ये रिलीजन बादशाह कह रहा था कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था और इसकी वजह से लोगों के बिलीव्स, लोगों का जो अकीदा था, बिलीव्स, वो करप्ट होना स्टार्ट हो गए. तो इसकी वजह से दूसरा पॉइंट, अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस एंटर्ड इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस दाखिल होना स्टार्ट हो गई जो जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था. एंड पीपल्स बिलीव्स गॉट करप्टेड. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. फिर तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, उस ज़माने में इस्लाम की जो पावर थी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो उस वजह से थी क्योंकि मुग़ल एम्पायर के जो रूलर्स थे वो इस्लामिक थे. लेकिन जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर 1700s के बाद, ख़ास तौर पे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, खुद क्रम्पल करना स्टार्ट हुआ, खुद वीकन होना स्टार्ट हुआ, सो वॉज द पोजिशन ऑफ द इस्लाम. इस्लाम की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पोजिशन थी, मुस्लिम्स की जो स्ट्रेंथ थी, वो भी वीकन होना स्टार्ट हुई, जो कि एक और मेजर एंड फंडामेंटल फैक्टर बना इस्लाम की, आपके पास इस्लाम को रिवाइव करने की ज़रूरत में. ठीक है. उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मुस्लिम्स के पास जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन थी और ख़ास तौर पे कुरान की, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी. सो पीपल डिड नॉट हैव कंप्लीट
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज ऑफ कुरान. एंड वाई वॉज दैट सो? इसकी वजह ये थी कि कुरान उस ज़माने में लोगों की जो समझ थी वो उसमें नहीं आ रहा था, क्योंकि कुरान का जो लैंग्वेज थी वो अरबिक थी, और उस ज़माने में जो मेजर लैंग्वेज थी वो पर्शियन बोलते थे. जिस तरीके से हम आज अपने माशरे में देखते हैं, रमज़ान में हम कुरान खोल लेते हैं और 30 पारे पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो एक आपके पास हमारी प्रैक्टिस है कि भाई कुरान पढ़ना है. अब हम में से कितने लोग कुरान को समझ सकते हैं आज भी? और जब कुरान समझ ही नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है, इससे पहले जो हम पॉइंट देख चुके हैं कि पीपल के जो बिलीव्स थे वो करप्ट हो चुके थे. तो जब कुरान का मैसेज ही समझ नहीं आएगा तो किस तरीके से उस मैसेज के थ्रू जो इस्लाम को हम फॉलो करना है वो कर सकेंगे? दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल थी. तो यही वजह हुई कि आपके पास जब ज़्यादा लोग पर्शियन बोलते थे और कुरान जो था वो अरबिक में था, तो लोगों को कुरान की जो तालीमात थी उसके बारे में इल्म नहीं था, उसकी समझ नहीं थी. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना. उसके साथ साथ आपके पास एक कलेक्टिव ऐसा एटमॉस्फेयर बना था जिसमें मुस्लिम्स को अटैक किया जा रहा था फ्रॉम ऑल साइड्स. तो मुस्लिम्स के खिलाफ एक महाज ओपन कर दिया था किसने? मराठास ने. औरंगज़ेब मराठास के खिलाफ 25 साल लड़ता रहा, जिसकी वजह से एम्पायर की सारी रिसोर्सेज ड्रेन होती रहीं. और औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद ऑलमोस्ट 50 साल तक मुगल्स लड़ते रहे मराठास से, लेकिन मराठास को कंक्लूसिवली डिफीट ना कर सके. इनफैक्ट मराठास ने मुगल्स को डिफीट कर दिया था 1737 में इन द रीजन ऑफ पुणे, और पूना में उन्होंने अपना खुद का एम्पायर बना लिया था. सो मराठास इतने स्ट्रांग हो चुके थे. उसके बाद फिर एक और मेजर चैलेंज जो मुगल्स ने फेस किया, मुस्लिम्स ने फेस किया, वो पंजाब में फेस किया. और पंजाब में रंजीत सिंह के अंडर जो आपके पास सिख फोर्सेस और सिख एम्पायर फाइंड हुआ था, उसने मेजर चैलेंज दिया किसको? उसने मेजर चैलेंज दिया मुस्लिम्स को, और मुस्लिम्स के खिलाफ बेतहाशा ऑपरेशंस कैरी आउट किए, जिसकी वजह से अगेन मुस्लिम्स की पावर वीकन हुई इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड NWFP. और फिर हमने देखा कि ये भी एक और रीज़न बना इस्लाम को रिवाइव करने का. और फिर एक और फंडामेंटली जो हम देखते हैं लास्ट रीज़न और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न, वो था एट्रॉसिटीज़ एंड परसिक्यूशन एंड ऑपरेशंस बाय ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स. तो जब द अराइवल ऑफ ब्रिटिश हुआ तो ब्रिटिशर्स ने आपके पास रिप्लेस करने के लिए किसको रिप्लेस किया होगा? ऑब्वियसली जो ज़माने की पावर होगी, और उस ज़माने की पावर कौन सी थी? उस ज़माने की जो पावर थी वो थी मुगल्स की. तो जब मुगल्स को रिप्लेस किया तो मुगल्स की पावर जब गई तो मुस्लिम्स की पावर भी वीकन होना स्टार्ट हो गई. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स की जो प्रेस्टीज थी, जो रिस्पेक्ट थी, जो लेवल ऑफ आपके पास पावर थी, वो सब वीकन होना स्टार्ट हो गई. और उसके साथ साथ हमने एक और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ देखी कि जब मुगल्स की पावर वीकन हुई, मुस्लिम्स की पावर वीकन हुई, तो फिर मुस्लिम्स के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो बढ़ता रहा. तो मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, मुस्लिम्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस इंपोज किए जाते थे बाय ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स. और जब हिंदू एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मुस्लिम्स के ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्सेस को इंपोज करते थे, तो मुस्लिम्स की जो इकोनॉमिक और सोशल स्टैंडिंग थी, पोजीशन थी, पॉलिटिकल पोजीशन तो वीकन हो ही गई थी जब मुगल एम्पायर गया था, लेकिन उसके बाद सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन भी वीकन हुई बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बाय एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड लैक ऑफ opportunities, that is job opportunities in civil services and other sectors for Muslims. तो ओवरऑल मुस्लिम्स का इकोनॉमिक स्टेटस भी डिक्लाइन करा, मुस्लिम्स का सोशल स्टैंडिंग भी डिक्लाइन करी, एंड दैट इज़ वाई इट वाज इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम्स के स्टेटस को रिवाइव करने के लिए, मुस्लिम्स की पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज को रिवाइव करने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन रिलीजियस थिंकर्स की एफर्ट ज़रूरी थी. ठीक है, सो ये हमारे पास वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमें 3 पैराग्राफ्स में केटर करने होंगे, स्टैब्लिश करने होंगे, जब हम आंसर करेंगे कि वाई वॉज देयर अ नीड टू रिवाइव इस्लाम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट.